आई थिंक तुम अभी बहुत गुस्से में हो। ये जबरदस्ती का जोड़ है, रिश्ते प्यार से जोड़े जाते हैं, गर्ज से नहीं। अगर तुम्हें किसी भी बात का गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दे लो, मुझे जलील कर लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन इसे छोड़ने की बात मत करो प्लीज। एक सवाल पूछने आई हूँ, बताएं दाई अम्मी, क्या मैं आपकी बहू नहीं बन सकती? घर भी बच जाएगा और मेरा कोई रास्ता नहीं। जहर लगते हैं वो लोग जो पहले डांटते फिर माफी मांगने की। सॉरी, हम भी तो अजीब थे। मीरब माँ बेगम के कहने पे घर तो आ जाती है, लेकिन उसे अभी भी ये शक होता है कि शायद मुर्तसिम ने उसे माफ़ नहीं किया और मुर्तसिम ये नहीं चाहता कि वो घर आए। मीरब ने तो कहा था कि जब तक वो हाथ पकड़ के मुझे नहीं लेके जाता मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ बेगम के कहने पे उसे घर आना पड़ा। और घर आते ही उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था उसके लिए, क्योंकि मुर्तसिम को भी गलतफहमी हुई और हया ने अपना आखिरी दाव खेल ही लिया। उसे पता है कि मैं अब इस कमज़ोर रिश्ते को एक चोट के साथ तोड़ के रख दूँगी और एक आखिरी कोशिश तो करके रहूँगी इन दोनों को अलग करने की। और वही उसकी कोशिश हो जाती है कामयाब जब वो उसको गलतफहमी पैदा करती है उनमें और उसको एक लेटर दे के भेजती है और उसे लगता है मीरब ने दिया है और मीरब जो है उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है और अब मीरब का दिल टूट के चकनाचूर हो चुका है। मुर्तसिम रुहेल को तो अपने रास्ते से हटा ही चुका है, लेकिन अभी हया बाकी है। मुर्तसिम ने रुहेल की खूब पिटाई करवाई अपने ख़ास मुलाजिम को भेज के और उसकी अकल ठिकाने तो आ ही गई। अब रुहेल जो है वो कभी भी भूले से भी मीरब का नाम नहीं लेगा और अगर लेगा भी तो उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो मुर्तसिम की बीवी है और मुर्तसिम की बीवी की तरफ किसी ने भी बुरी नज़र से देखा तो उसका यही अंजाम होगा। अब बची है हया और हया जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है, जो कि इन दोनों को अलग करने का उसका मकसद अब कामयाब हो जाएगा, क्योंकि शक का बीज जो है वो अब बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। माँ बेगम जो है वो मजबूर थी मरियम के हाथों, क्योंकि उनको मीरब को लाना ही था मरियम की शर्त के पीछे कि अगर मैं मरियम की शादी करवाना चाहती हूँ तो मीरब को तो मुझे घर पे लाना ही होगा। माँ बेगम मजबूर होकर मीरब को लेने जाती हैं, लेकिन मीरब जो है वो यही कहती है कि जो हाथ छोड़ के मुझे छोड़ के गया था वही हाथ मुझे लेके जाएगा। लेकिन माँ बेगम कहती हैं कि नहीं, ये मुर्तसिम की माँ का हाथ है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मीरब जो है वो बड़ों का अदब करते हुए वो उनके साथ चल देती है। इधर मुर्तसिम उसकी यादों में गुम रहता है और उसे कहता है कि मीरब तुम क्यों मेरी फीलिंग नहीं समझ रही? मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे जितना करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम उतनी ही मुझसे दूर चली जाती हो, क्योंकि जो है दुश्मन वो बहुत हैं, कभी रुहेल, कभी हया, कभी माँ बेगम, इन दोनों में दूरियाँ पैदा करने के बायस बने हुए हैं। लेकिन आखिरकार मुर्तसिम और मीरब एक होके ही रहेंगे, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि रुहेल तो अपने अंजाम को पहुँच ही चुका है। रुहेल की इतनी कुटाई लगाई है मुर्तसिम के ख़ास मुलाजिम ने कि अब वो मीरब का नाम भी नहीं लेगा, वो उसके सोचेगा भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि उसको पता है कि वो खान की बीवी है और ख़ान की बीवी होना कोई मामूली बात नहीं। बहुत टॉर्चर कर लिया उसने, बहुत उसको बहकाने की कोशिश की और अब वो उससे खुला के लिए बहका रहा था और उससे कह रहा था कि वो मुर्तसिम से खुला ले ले और मेरे पास आ जाए। तुमने अपना एग्रीमेंट तोड़ा तो नहीं है ना? वो बार बार उसको एग्रीमेंट की याद दिला रहा था, जबकि मीरब जो है अब वो सारे एग्रीमेंट फाड़ के मुर्तसिम की होना चाहती है। लेकिन मुर्तसिम की जो है अब दूरियाँ इन दोनों में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह है हया। और जब तक हया का कोई अंजाम नहीं हो जाता, हया अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, तब तक इन दोनों का मिलना तो नामुमकिन है। मरियम जब सारी सच्चाई माँ बेगम को बता देती है कि उसके भागने के पीछे उसी का हाथ था और बाकी मीरब ने कुछ भी नहीं किया था, मीरब सिर्फ उसको समझा रही थी, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी और अपने प्यार के हाथों मजबूर वो घर से भागने पर मजबूर हो गई। माँ बेगम जब ये सारी सच्चाई सुनती है तो उसको मीरब बेकसूर लगती है और वो दिल से मीरब को माफ़ करके उसको अपनाना चाहती हैं और अपने घर लेके आना चाहती हैं, अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती हैं। इसीलिए माँ बेगम ने भी अब मीरब को माफ़ कर दिया है और अब रुहेल भी रास्ते से चला गया है। अब बाकी बची है तो हया। अब हया का क्या अंजाम होगा ये तो देखना बाकी है, क्योंकि हया अब बहुत बड़ी साजिश खेल रही है। उसकी साजिश जो है वो अब जो है इन दोनों को अलग करके ही रहेगी और उसने बहुत बड़ी गलतफहमी दोनों में पैदा कर दी है। जहाँ मीरब को लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में ये दोनों एक साथ रहते रहे हैं, एक दूसरे के पास हो गए हैं, वहीं मीरब को ये भी पक्का यकीन होगा, क्योंकि मुर्तसिम उसको लेने नहीं गया था। मुर्तसिम के दिल में अभी भी उसके लिए नफ़रत है और अभी भी वो उससे प्यार नहीं करता या उसे माफ़ नहीं कर सका, इसीलिए उसने हया की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है। और मीरब को यही लगेगा कि ये अब हया का होना चाहता है और मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। मीरब हया की इस हरकत पे बहुत गुस्सा होगा, उसे हया पे बहुत गुस्सा आएगा कि उसने किस तरह से हम दोनों के बीच साजिश खेली। और मीरब के जाते ही मुर्तसिम जो है वो हया के मुँह पे थप्पड़ मार देगा और कहेगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती हो? तुम्हारी वजह से हम दोनों में कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, तुम्हें क्या
क्या ज़रूरत थी मुझे पीछे से गले लगाने की और ये पर्ची भेजने की कि तुम मीरब हो और मैं तुमसे कमरे में आकर मिलूं। तुम किस कदर घटिया लड़की हो, तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है, तो कम से कम मेरी इज़्ज़त का ही ख्याल रख लो। लेकिन हया जो है वो मुस्कुराती चली जाती है। मुर्तसिम का थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसका पता है कि अब उसने बहुत बड़ी बाजी खेल दी है और अब इसका अंजाम जो है वो उसकी जीत ही होगा। मुर्तसिम मीरब के पीछे भागता है उसे समझाने के लिए कि उसकी आंखों ने जो देखा वो एक बस गलत फहमी थी। लेकिन अब मीरब जो है वो मुर्तसिम की एक बात नहीं सुनती। लेकिन मीरब उसको ये भी समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी तुम्हें इसी तरह से कह रही थी कि जब तुमने रुहेल की गाड़ी में मुझे बैठे देखा था तो वो भी तुम्हारी आंखों का धोखा था या तुम्हारी गलत फहमी थी, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी बात ना सुनी। लेकिन अब जो मैं देख के आ रही हूँ वो तो बहुत ही बड़ी बात है। तुम लोग अकेले कमरे में इस तरह से करीब आए हुए थे और अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये भी क्या मेरी आंखों का धोखा है? तुम बहुत बुरे हो मुर्तसिम, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। मुझे लगता है कि रुहेल ठीक कह रहा था और मुझे तुमसे खुला लेनी चाहिए और तुम अब बस हया के हो जाओ। मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों अब खुश रहो। तभी मुर्तसिम बहुत गुस्से से उसको दबोचता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम किस तरह से तुमने ये अल्फाज इतनी आसानी से कह दिए हैं और तुम्हें पता भी नहीं कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है। तुम कितनी आसानी से हमें जुदा करने के बारे में सोच सकती हो और ऐसी बड़ी बात कह सकती हो जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मीरब जो है वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि तुम जो भी कुछ कहो अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझे लगा था तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, मुझे लगा था कि अब शायद हमारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे को अपना लेंगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो आखिर वही मुर्तसिम हो, अपनी अना, अपनी गरूर, अपनी अकड़ के पक्के। लेकिन अब मैं भी तुम्हें वही मीरब बन के दिखाऊंगी और अपने अल्फाजों को पूरा करके दिखाऊंगी। तुम जाओ, तुम जाके हया के आंसू पोंछो या उसे गले लगाओ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है और अब मैं जो हूँ वो करके दिखाऊंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मीरब जो है वो भागी भागी बाहर जाती है तो मरियम की शादी हो रही होती है। वो दोनों हंसी खुशी ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मरियम की शादी अटेंड करते हैं। मरियम की रुखसती के बाद मीरब जो है वो सबको घर में इकट्ठा करती है और अपना फ़ैसला सुनाती है। माँ बेगम, अनवर और सभी घर में होते हैं तो वो सबको कहती है कि मुझे अब मुर्तसिम के साथ नहीं रहना, मैं अब इससे खुला लेना चाहती हूँ। तभी माँ बेगम जो है उनको धचका लगता है और कहती हैं कि इस तरह का नाम हमारे ख़ानदान में ना कभी किसी लड़की ने लिया है और ना ही कभी लेगी। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें अभी कल ही तो तुम वापस आई हो और आते ही फिर तुमने अपने यही काम और यही जो है अकड़ शुरू कर दी है। तभी मीरब जो है वो कहती है कि मुझे आपके बेटे से जो प्रॉब्लम है वो आपका बेटा खुद बताएगा। अब आप खुद ही इनसे पूछ लें कि इन्होंने क्या किया है। मैंने हया और मुर्तसिम को रंगे हाथों पकड़ा है। तभी माँ बेगम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या ये सच है? मुर्तसिम तो कहता है कि माँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको गलत फहमी हुई है। हया भी कहती है कि माँ बेगम ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मीरब कहती है कि मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है और अब मुझे मुर्तसिम के साथ नहीं रहना। ये मेरे दिल से उतर चुका है और अब मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रहना चाहती। इस दोगले इंसान के साथ तो बिल्कुल ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती जो कि कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है। दामन अपना गंदा है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैं रुहेल के साथ रहना चाहती हूँ और मेरा जो है उसके साथ कोई रिश्ता है, लेकिन असल में तो ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा के मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है और हया के साथ रहना चाहता है। लेकिन ये चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए और मैं इसको छोड़ के भी चले जाऊँ ताकि ये और हया एक साथ रह सकें। मैंने इनको पहले भी फार्म हाउस पे इसी तरह पकड़ा था, लेकिन तब इसने अपने प्यार की गवाहियाँ और सफाइयाँ दे के ये कह दिया था कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और अब भी ये यही कहेगा कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मुझे लगा तुम हो और पीछे से हया ने इसको गले लगाया हुआ था। ये अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। पता नहीं मेरे पीछे ये लोग घर में क्या कुछ करते रहे हैं, लेकिन मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे इसके साथ नहीं रहना। मीरब तो अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती और इसीलिए वो फिर से नाराज़ होकर कराची जाने की धमकी देती है और कहती है कि मेरा ड्राइवर को की गाड़ी निकालो, मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना। मुझे यही सब दिखाने के लिए यहाँ लेके आए थे और ये मेरा तमाशा बनाने के लिए। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ रहना ही है तो इनको एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार लेने दे। मैं अपने रिश्ते के लिए इनको मजबूर नहीं करूँगी कि इनको मेरे साथ अपना रिश्ता कोई निभाना चाहिए या नहीं। मीरब हया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होगा, उसे हया पर बहुत गुस्सा आएगा कि उसने किस तरह से हम दोनों के बीच साजिश खेली और मीरब के जाते ही मुर्तसिम जो है वो हया के मुंह पे थप्पड़ मार देगा और कहेगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती हो, तुम्हारी वजह से हम दोनों में कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे पीछे से गले लगाने की और ये पर्ची भेजने की कि तुम मीरब हो और मैं तुमसे कमरे में आकर मिलूं। तुम किस कदर घटिया लड़की हो, तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है, तो कम से कम मेरी इज़्ज़त का ही ख्याल रख लो। लेकिन हया जो है वो मुस्कुराती चली जाती है। मुर्तसिम का थप्पड़ खाने के बावजूद भी मुस्कुराती रहती है क्योंकि उसका पता है कि अब उसने बहुत
بہت بڑی بازی کھیل دی ہے اور اب اس کا انجام جو ہے وہ اس کی جیت ہی ہوگا۔ مرتسم میرب کے پیچھے بھاگتا ہے اسے سمجھانے کے لیے کہ اس کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ ایک بس غلط فہمی تھی، لیکن اب میرب جو ہے وہ مرتسم کی ایک بات نہیں سنتی، لیکن میرب اس کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں بھی تمہیں اسی طرح سے کہہ رہی تھی کہ جب تم نے روہیل کی گاڑی میں مجھے بیٹھے دیکھا تھا تو وہ بھی تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا تمہاری غلط فہمی تھی، لیکن تم نے تو میری ایک بھی بات نہ سنی۔ لیکن اب جو میں دیکھ کے آ رہی ہوں وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ تم لوگ اکیلے کمرے میں اس طرح سے قریب آئے ہوئے تھے اور اب تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ یہ بھی کیا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ تم بہت برے ہو مرتسم، مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں رہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ روہیل ٹھیک کہہ رہا تھا اور مجھے تم سے خلا لینی چاہیے اور تم اب بس حیا کے ہو جاؤ۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم دونوں اب خوش رہو۔ تبھی مرتسم بہت غصے سے اس کو دبوچتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس طرح سے تم نے یہ الفاظ اتنی آسانی سے کہہ دیے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ میرے دل پہ کیا گزری ہے۔ تم کتنی آسانی سے ہمیں جدا کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہو اور ایسی بڑی بات کہہ سکتی ہو جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرب جو ہے وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو بھی کچھ کہو اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ مجھے لگا تھا تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے لگا تھا کہ اب شاید ہماری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کو اپنا لیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ تم تو آخر وہی مرتسم ہو، اپنی انا، اپنی غرور، اپنی اکڑ کے پکے، لیکن اب میں بھی تمہیں وہی میرب بن کے دکھاؤں گی اور اپنے الفاظوں کو پورا کر کے دکھاؤں گی۔ تم جاؤ، تم جا کے حیا کے آنسو پوچھو یا اسے گلے لگاؤ، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے اور اب میں جو ہوں وہ کر کے دکھاؤں گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرب جو ہے وہ بھاگی بھاگی باہر جاتی ہے تو مریم کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہنسی خوشی ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور مریم کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں۔ بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ میرب کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑنے والے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ میرب کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑنے والے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ میرب کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑنے والے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ میرب کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑنے والے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور تم بالکل بھی مجھے چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہی میں تمہیں ایسا کچھ کرنے دوں گی۔ تبھی روہیل بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں مرتسم، تم نے جو سنا اور جو دیکھا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ اور میرب نے تو ہمیشہ مجھے اپنا اچھا دوست ہی مانا ہے، جبکہ میں اس کے پیار میں مبتلا تھا اور ہمیشہ سے ہر قسم سے میں نے اچھے برے طریقے سے اس کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ سے اس نے مجھے جواب ہی دیا اور تمہارے پیار کی گواہی دی کہ یہ تم سے پیار کرتی ہے۔ اب تم اس کی بات کا یقین کرو نہ کرو، لیکن میں اب تم دونوں کے بیچ سے ہٹنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ تم دونوں کو اب کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تبھی مرتسم جو
ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اس سے خلا کا کہہ رہے تھے. تو وہ کہتے وہ سب تمہارا دھوکہ تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, میں صرف اس کو بھڑکا رہا تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کا پیار کتنا مضبوط ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ سکتا ہے یا نہیں. میرب جو ہے وہ کھڑی کھڑی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی تمہارا اعتبار تھا, یہی تمہاری محبت تھی, یہی تمہارے دعوے تھے کہ تم میرا بھروسہ نہیں کر سکے, میری ایک بات نہیں سنی تم نے اور نہ ہی مجھ پہ اعتبار کیا, اور تم جو ہے بس اپنی چلا کے اپنی سنا کے چلے گئے. آخر ہو نا تم اپنی ماں کے ہی بیٹے جو صرف اپنے فیصلے سناتے ہیں اور اگلے بندے کی کچھ نہیں سنتے. معتصم بہت اسے منانے کی کوشش کرتا ہے. دلہن بنی حیا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے, کہتی ہے یہ سارا تماشا کیا ہے, چلو معتصم ہمیں نکاح کرنا ہے. معتصم کہتا ہے کہ نہیں, یہ سب تمہارا کیا درا ہے اور تم ہی اس سب کے پیچھے تھی, اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا, میں دوبارہ سے میرب کے ساتھ ہی شادی کروں گا. اور میرب اپنا کانٹریکٹ وغیرہ سب پھاڑ کے میرے ساتھ دوبارہ سے زندگی گزارنا شروع کرو اور مجھے دل سے اپناؤ. میرب کہتی ہے کہ ہاں معتصم, میں تمہارے ساتھ اب سارے کانٹریکٹ وغیرہ ختم کر کے دل سے تمہیں قبول کرنا چاہتی ہوں. تبھی حیا بیٹھ جاتی ہے اور مولوی جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے, تو میرب جو ہے وہ خوش دلی سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتی ہے. تو معتصم بھی کھل اٹھتا ہے. کھڑی جو حیا ہے وہ یہ سب دیکھ نہیں پاتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. روہیل اور اس کے فرینڈز بہت خوش ہوتے ہیں کہ آخر کار معتصم اور میرب ایک ہو گئے. حیا کمرے میں جاتے ہی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے اور اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیتی ہے, لیکن اس وقت اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور اسے نہ ہی کوئی بچا سکتا ہے, کیونکہ وہ غصے اور دشمنی کی آگ میں اتنا جل رہی ہوتی ہے کہ اسے یہ سب سے زیادہ آسان کام لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے. اسی طرح وہ جو ہے اپنی نس کاٹ لیتی ہے اور مر جاتی ہے. اسی طرح معتصم اور میرب کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے اور روہیل بھی سدھر جاتا ہے کہ اب ان دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا, اور ان دونوں کا ایک ہو جانے میں ہی بہتری ہے. ماں بیگم بھی خوش ہوتی ہیں کہ آخرکار میرا بیٹا اب خوش رہے گا اور ہمیشہ سے میری دعاؤں میں رہے گا, اور میں ان دونوں کو بس خوش دیکھنا چاہتی ہوں, مجھے اب اپنی زندگی میں کوئی اور پرابلم نہیں چاہیے. اسی طرح وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور شادی کے 4 ماہ بعد جب ماں بیگم میرب کو بلاتی ہیں کہ زمینوں کا حساب کتاب دیکھو, تو میرب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی. میرب حساب کتاب کرتے ہی اٹھ جاتی ہے اور الٹیاں کرنے لگتی ہے. وہ واش روم کی طرف بھاگ کے جاتی ہے تو ماں بیگم بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ آخرکار گڈ نیوز آنے والی ہے, لیکن ماں بیگم جو ہے وہ فوراً ہی اپنا خیال جھٹک دیتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں, یہ میرب ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اس نے پہلے بھی مجھے اسی طرح دھوکہ دیا تھا اور میں جو ہوں بس ایسی خوشیاں پالنے لگ جاتی ہوں, اس بار ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی میں اس کی کسی بھی غلط فہمیوں میں آؤں گی. ماں بیگم چپ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس کو کہ تم نے پھر کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے, تمہیں پھر سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, تو تم ڈاکٹر کو دکھا لو. پر میرب کہتی ہے کہ نہیں ماں بیگم, مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے. میرب شرما رہی ہوتی ہے, لیکن ماں بیگم جو ہے اس کی کسی باتوں میں نہیں آتی اور کہتی ہیں کہ نہیں, تم جاؤ معتصم کے ساتھ اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو, میں اب کسی قسم کی خوش فہمیاں نہیں پالنا چاہتی. میرب کہتی ہے, کچھ کہنے لگتی ہے, سمجھانے لگتی ہے, لیکن ماں بیگم اس کی ایک نہیں سنتی اور فوراً ہی معتصم کو بلا کے میرب کو اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا, تم نے کیا الٹا سیدھا کھایا, پر میرب کچھ بھی نہیں کہتی اور شرماتی رہتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے جب ڈاکٹر یہ تصدیق کرتی ہے کہ میرب پریگننٹ ہے تو معتصم کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے اور وہ حیرانی سے اور خوشی سے دیکھتا ہے کہ میرب کیا یہ سچ ہے. تو میرب کہتی ہے کہ ہاں, میں تمہیں پہلے بتانا چاہتی تھی پر مجھے لگا کہ نہیں, ایک بار کنفرم ہو جائے تو پھر تبھی, نہیں تو ماں بیگم نے مجھے نہیں چھوڑنا اور انہوں نے کہنا ہے کہ یہ پھر سے ناٹک کر رہی ہے. دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں اور پھر واپس ہنسی خوشی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ جب گھر پہنچتے ہیں تو ماں بیگم کو بھی تصدیق ہو جاتی ہے اور وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ آخرکار یہ بات سچ ہوئی. میرب جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں, اب دادی بننے والی ہیں, تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں. تو وہ بہت ساری دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے پوتا چاہیے. یہ بات سنتے ہی میرب بہت غصے سے لال ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پوتا کیوں, اگر پوتی ہوئی تو آپ اسے پھینک دیں گی کیا. تو معتصم کی ماں کہتی ہیں کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں, لیکن مجھے پوتا ہی چاہیے, خاندان کا وارث چاہیے اور اس سب چیزوں کا جو ہے حقدار چاہیے. تو میرب جو ہے وہ معتصم سے بھی اور ماں بیگم سے بھی ناراض ہو کے اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے. معتصم جب اسے کمرے میں منانے جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ارے ہم کیا ہوا, ماں کی خواہش ہے تو انہوں نے کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا. لیکن میرب کہتی ہے کہ نہیں, اب مجھے اس طرح سے نہیں چاہیے کہ لڑکی ہو یا لڑکا, اب اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں چاہیے. تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہماری بیٹی ہو یا بیٹا, وہ اپنے سارے خواب پورے کرے گا اور وہ اس گدی کی بھیٹ نہیں چڑھے گا. ماں بیگم کو صرف اپنی گدی کا وارث چاہیے کہ تمہارے بعد وہ اس گدی کو سنبھالے گا اور ان کا
नस्लों का नाम जो है वो रोशन करेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हारी तरह कुर्बानी नहीं देगा। वो फोटोग्राफर बनना चाहे या वकील बनना चाहे, वो अपने सारे सपने पूरे करेगा। मुझसे वादा करो कि वो लड़की हो या लड़का, तुम उसे बिल्कुल भी पाबंद नहीं करोगे इस गद्दी के लिए और ना ही इस सियासत के लिए कि तुम जो है अपने ख्वाबों की कुर्बानी दो और जो है इसके लिए अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करो। तो मुर्तसिम मुझसे वादा करता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ हमारी औलाद जो भी हुई वो अपने सपने पूरे करेगा और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तो मीरा खुश हो जाती है और उसको तसल्ली हो जाती है कि अब लड़की हो या लड़का, अब वो अपने सपने पूरे करेगा और जो हम नहीं कर सके वो करेगा। इसी तरह वक्त गुजरते देर नहीं लगती और एक छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता जो है मुर्तसिम की ज़िंदगी में आ जाता है, जिसका नाम वो लोग शामिर रखते हैं। शामिर मुर्तसिम रखता है नाम अपने बेटे का, जो माँ बेगम को भी बहुत पसंद आता है और आखिरकार माँ बेगम की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उन्हें एक पोता मिल जाता है तो वो मीरब को भी दिल से कबूल कर लेती हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इसी तरह वक्त गुजरते देर नहीं लगती कि जब शामिर जो है वो 10 साल का होता है तो माँ बेगम अपनी बीमारी से लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। अब उस घर में सिर्फ शामिर और मीरब और मुर्तसिम रहते हैं। वो अब शामिर जो है वो जवान होके बहुत ही हैंडसम सा मुर्तसिम बन जाता है, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है और बहुत ही पुरकशिश होता है। वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहता है, जबकि मीरब और मुर्तसिम इस हक़ में नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम एक ही तो हो हमारे पास, अगर तुम भी चले जाओगे हमें छोड़ के तो हमारे पास कौन रहेगा। पर वो कहता है कि मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तभी मुर्तसिम मीरब से वादा याद करवाता है कि हमने तो कहा था हमारा बेटा अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएगा, हम उसे इस गद्दी का पाबंद नहीं करेंगे और ना ही उसे मजबूर करेंगे। अब वो चाहता है वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए तो हमें उसे जाने देना चाहिए और उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। तभी मीरब जो है वो दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को बाहर भेज देती है हायर एजुकेशन के लिए। वक्त गुजर जाता है और मीरब और मुर्तसिम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन शामिर जो है वो उनके साथ कांटेक्ट में रहता है लेकिन फिर वापस नहीं आता। एक दिन जब उसकी कॉल आती है तो वो कहता है कि वो इस छुट्टियों में घर आना चाहता है। मीरब और मुर्तसिम की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो कहते हैं कि हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, तुम ज़रूर आओ। लेकिन जब वो आता है एयरपोर्ट से घर तो उसके साथ एक औरत और एक बच्चा भी होता है और वो मुर्तसिम और मीरब को बताता है कि माँ मैंने वहाँ शादी कर ली थी, ये बहुत अच्छी लड़की है और ये है मेरा बेटा। तो मीरब और मुर्तसिम बहुत हैरान हो जाते हैं और मुर्तसिम तो बहुत गुस्सा भी होता है कि तुमने हमारी आज़ादी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि तुमने शादी भी कर ली, तुम्हारा बेटा भी है और तुमने हमें बताया भी नहीं, तुमने हमें अपनी खुशियों में शामिल होना ज़रूरी ही नहीं समझा कि तुम हमें अपनी खुशियों में शामिल करो। और ये बेटे को उसके शामिर के बेटे को देख के मीरब तो बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और मुर्तसिम को भी समझाती है कि अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे को हक था हर चीज़ अपने हिसाब से करने का और आजकल तो ज़माना इतना चेंज हो गया है और आप अभी तक अपनी गद्दी के उसूलों को लेकर बैठे हुए हैं, देखो तो सही आपका पोता कितना प्यारा है। तो मुर्तसिम जब अपने पोते को देखता है तो वो भी बहुत ही खुश हो जाता है और सारा गुस्सा भूल के उन्हें कबूल कर लेता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। हमारे रिव्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं? चैनल में सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये सब सुन के माँ बेगम की भी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मीरब बेकसूर है, सारा कसूर तो मेरी अपनी बेटी का था जो कि ये सब कुछ प्लान कर रही थी और ये सब कुछ कर रही थी। मरियम जो है वो बताती है कि मीरब ने मुझे बहुत बार मना किया लेकिन मैं ही नहीं रुकी और आखिरकार उनको मेरा साथ देना पड़ा। फिर मुर्तसिम गुस्से में जब जाता है और वो जाके देख लेता है रोहेल और मीरब को एक साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए कि वो खुला लेना चाहती है और डिवोर्स लेना चाहती है और रोहेल भी प्यार का इजहार कर रहा है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार खुला ले लो। ये सारी बातें जब मुर्तसिम सुनता है तो वो गुस्से से आग बबूला होकर उसको कहता है कि बहुत अच्छी, ये तो कोई और स्टोरी आगे से चल रही है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ और तुम मेरे साथ ऐसी खुशी चलने के लिए तैयार होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम करो, तुम इसी के साथ रहो और तुम इसे ही डिज़र्व करती हो। ये कह के मुर्तसिम चला जाता है जबकि मीरब कहती रह जाती है कि मुझे बोलने का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो, मेरा कसूर क्या है, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, मुर्तसिम अपने वादों और इरादों का पक्का, वो उसकी एक बात नहीं सुनता और अब वो इरादा कर चुका है मीरब को छोड़ने का। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। और मीरब को पल में भुला देने वाला मुर्तसिम घर आते ही कहता है कि मुझे हया से शादी करनी है। माँ बेगम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो मीरब को लेने गए थे, मैंने तुम्हें कहा था मीरब को ले आओ। तो वो कहता है कि अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी और मेरी ज़िंदगी से उसके जाने की इरादे तभी मजबूत होंगे जब हया मेरी ज़िंदगी में आएगी और वो मुझे खुद ही छोड़ जाएगी और मैं भी उसके ख्यालों से निकल पाऊँगा। अब मेरी और हया की शादी
کی تیاریاں کریں۔ ماں بیگم جو ہے وہ حیران اور ہکی بکی ہو جاتی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو مرتسم نے راتوں رات ایسا فیصلہ کر لیا۔ جہاں حیا جو ہے وہ بھی کھڑی جو ہے خوش ہو جاتی ہے کہ آخرکار مرتسم کو میرے پیار کا یقین ہو گیا اور اب وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اب اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ حیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور کمرے میں آ کے جھومنے لگ جاتی ہے کہ آخرکار میں نے اپنا پیار پا لیا۔ اتنی سازشوں کے بعد اور اتنی جد و جہد کے بعد آخرکار میں اپنے پیار کو پانے میں کامیاب ہو گئی ہوں اور مریم جو ہے وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے اور اب ہماری زندگی میں ہمارے بیچ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہاں مرتسم اپنے کمرے میں جا کے بہت روتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرب کو میں نے اتنا چاہا تھا اور ہر بات پہ اس کا ساتھ دیا تھا، ہمیشہ اس کے لیے اسٹینڈ لیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخرکار اس نے اپنی انا کے ذریعے میری محبت کو کچل دیا اور میرا ذرا خیال نہیں کیا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں اسے لینے گیا تھا اور مجھے تو آگے سے کچھ اور ہی سننے کو مل گیا اور ہماری شادی بھی ایک کانٹریکٹ پہ ہوئی تھی۔ نہ اس نے کبھی مجھے سمجھا تھا اپنا اور نہ ہی کبھی مجھے سمجھنے دیا کہ میں اس کا خیال رکھوں اور ہمیشہ اس کا ساتھ دوں۔ اسی کے ساتھ ہی حیا اور مرتسم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرب کو جب اس بات کا پتہ لگتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے اور وہ گھر پہنچ جاتی ہے اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مرتسم میرا شوہر ہے، مرتسم صرف میرا ہے اور میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی مرتسم کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ اب اپنے رحیل کے پاس، میں تمہیں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ میرب کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑنے والے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور تم بالکل بھی مجھے چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہی میں تمہیں ایسا کچھ کرنے دوں گی۔ تبھی رحیل بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں مرتسم، تم نے جو سنا اور جو دیکھا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف اچھے دوست ہیں اور میرب نے تو ہمیشہ مجھے اپنا اچھا دوست ہی مانا ہے، جبکہ میں اس کے پیار میں مبتلا تھا اور ہمیشہ سے ہر قسم سے میں نے اچھے برے طریقے سے اس کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ سے اس نے مجھے جواب ہی دیا اور تمہارے پیار کی گواہی دی کہ یہ تم سے پیار کرتی ہے۔ اب تم اس کی بات کا یقین کرو نہ کرو، لیکن میں اب تم دونوں کے بیچ سے ہٹنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ تم دونوں کو اب کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تبھی مرتسم جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اس سے خلا کا کہہ رہے تھے، تو وہ کہتے وہ سب تمہارا دھوکا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں صرف اس کو بھڑکا رہا تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کا پیار کتنا مضبوط ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ میرب جو ہے وہ کھڑی کھڑی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی تمہارا اعتبار تھا، یہی تمہاری محبت تھی، یہی تمہارے دعوے تھے کہ تم میرا بھروسہ نہیں کر سکے، میری ایک بات نہیں سنی تم نے اور نہ ہی مجھ پہ اعتبار کیا اور تم جو ہے بس اپنی چلا کے اپنی سنا کے چلے گئے۔ آخر ہو نا تم اپنی ماں کے ہی بیٹے جو صرف اپنے فیصلے سناتے ہیں اور اگلے بندے کی کچھ نہیں سنتے۔ مرتسم بہت اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ دلہن بنی حیا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سارا تماشا کیا ہے، چلو مرتسم ہمیں نکاح کرنا ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اور تم ہی اس سب کے پیچھے تھی، اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا، میں دوبارہ سے میرب کے ساتھ ہی شادی کروں گا، آؤ میرب اپنا کانٹریکٹ وغیرہ سب پھاڑ کے میرے ساتھ دوبارہ سے زندگی گزارنا شروع کرو اور مجھے دل سے اپناؤ۔ میرب کہتی ہے کہ ہاں مرتسم، میں تمہارے ساتھ اب سارے کانٹریکٹ وغیرہ ختم کر کے دل سے تمہیں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی حیا بیٹھ جاتی ہے اور مولوی جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے تو میرب جو ہے وہ خوش دلی سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتی ہے تو مرتسم بھی کھل اٹھتا ہے۔ کھڑی جو حیا ہے وہ یہ سب دیکھ نہیں پاتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ رحیل اور اس کے فرینڈز بہت خوش ہوتے ہیں کہ آخرکار مرتسم اور میرب ایک ہو گئے۔ حیا کمرے میں جاتے ہی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے اور اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیتی ہے، لیکن اس وقت اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور اسے نہ ہی کوئی بچا سکتا ہے کیونکہ وہ غصے اور دشمنی کی آگ میں اتنا جل رہی ہوتی ہے کہ اسے یہ سب سے زیادہ آسان کام لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اسی طرح وہ جو ہے اپنی نس کاٹ لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اسی طرح مرتسم اور میرب کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے اور رحیل بھی سدھر جاتا ہے کہ اب ان دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، ان دونوں کا ایک ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ ماں بیگم بھی خوش ہوتی ہیں کہ آخرکار میرا بیٹا اب خوش رہے گا اور ہمیشہ سے میری دعاؤں میں رہے گا اور میں ان دونوں کو بس خوش دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اب اپنی زندگی میں کوئی اور پرابلم نہیں چاہیے۔ اسی طرح وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور شادی کے 4 ماہ بعد جب ماں بیگم میرب کو بلاتی ہیں کہ زمینوں کا حساب کتاب دیکھو تو میرب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی۔ میرب حساب کتاب کرتے ہی اٹھ جاتی ہے اور الٹیاں کرنے لگتی ہے، وہ واش روم کی طرف بھاگ کے جاتی ہے تو ماں بیگم بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ آخرکار گڈ نیوز آنے والی ہے، لیکن ماں بیگم جو ہے وہ فوراً ہی اپنا خیال جھٹک دیتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں، یہ میرب ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس نے پہلے بھی مجھے اسی طرح دھوکہ دیا تھا اور میں جو ہوں بس ایسی خوشیاں پالنے لگ جاتی ہوں
इस बार ऐसा नहीं होगा और ना ही मैं इसकी किसी भी गलत फहमियों में आऊँगी। माँ बेगम चुप हो जाती हैं और कहती हैं उसको कि तुमने फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, तुम्हें फिर से फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो तुम डॉक्टर को दिखा लो। पर मीरब कहती है कि नहीं माँ बेगम, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ उल्टा सीधा खाया है। मीरब शर्मा रही होती है, लेकिन माँ बेगम जो है उसकी किसी बातों में नहीं आती और कहती हैं कि नहीं, तुम जाओ मुर्तसिम के साथ और डॉक्टर को चेकअप करवा लो, मैं अब किसी किस्म के खुश फहमियाँ नहीं पालना चाहती। मीरब कहती है, कुछ कहने लगती है, समझाने लगती है, लेकिन माँ बेगम उसकी एक नहीं सुनती और फ़ौरन ही मुर्तसिम को बुला के मीरब को उसके साथ डॉक्टर के पास भेज देती हैं। डॉक्टर के पास जाते ही वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्या उल्टा सीधा खाया, पर मीरब कुछ भी नहीं कहती और शर्माती रहती है। डॉक्टर के पास जाते जब डॉक्टर ये तस्दीक करती है कि मीरब प्रेग्नेंट है तो मुर्तसिम की खुशी की इंतहा नहीं रहती है और वो हैरानी से और खुशी से देखता है कि मीरब क्या ये सच है। तो मीरब कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी पर मुझे लगा कि नहीं, एक बार कंफर्म हो जाए तो फिर तभी, नहीं तो माँ बेगम ने मुझे नहीं छोड़ना और उन्होंने कहना है कि ये फिर से नाटक कर रही है। दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर वापस हंसी खुशी मिठाई के डब्बे के साथ जब घर पहुंचते हैं तो माँ बेगम को भी तस्दीक हो जाती है और वो भी खुश हो जाती हैं कि आखिरकार ये बात सच हुई। मीरब जो है वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, अब दादी बनने वाली हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं। तो वो बहुत सारी दुआएं देती हैं और कहती हैं कि मुझे पोता चाहिए। ये बात सुनते ही मीरब बहुत गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि पोता क्यों, अगर पोती हुई तो आप उसे फेंक देंगी क्या? तो मुर्तसिम की माँ कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे पोता ही चाहिए, ख़ानदान का वारिस चाहिए और इस सब चीज़ों का जो है हकदार चाहिए। तो मीरब जो है वो मुर्तसिम से भी और माँ बेगम से भी नाराज़ होकर अपने कमरे में चले जाती है। मुर्तसिम जब उसे कमरे में मनाने जाता है तो उसे कहता है कि अरे हम क्या हुआ, माँ की ख्वाहिश है तो इसमें उन्होंने कह भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन मीरब कहती है कि नहीं, अब मुझे इस तरह से नहीं चाहिए कि लड़की हो या लड़का, अब इस तरह की कोई टेंशन नहीं चाहिए। तुम मुझसे वादा करो कि हमारी बेटी हो या बेटा, वो अपने सारे ख्वाब पूरे करेगा और वो इस गद्दी की भेंट नहीं चढ़ेगा। माँ बेगम को सिर्फ अपनी गद्दी का वारिस चाहिए कि तुम्हारे बाद वो इस गद्दी को संभालेगा और उनका नस्लों का नाम जो है वो रोशन करेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हारी तरह कुर्बानी नहीं देगा। वो फोटोग्राफर बनना चाहे या वकील बनना चाहे, वो अपने सारे सपने पूरे करेगा। मुझसे वादा करो कि वो लड़की हो या लड़का, तुम उसे बिल्कुल भी पाबंद नहीं करोगे इस गद्दी के लिए और ना ही इस सियासत के लिए कि तुम जो है अपने ख्वाबों की कुर्बानी दो और जो है इसके लिए अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करो। तो मुर्तसिम मुझसे वादा करता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ, हमारी औलाद जो भी हुई वो अपने सपने पूरे करेगा और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तो मीरब खुश हो जाती है और उसको तसल्ली हो जाती है कि अब लड़की हो या लड़का, अब वो अपने सपने पूरे करेगा और जो हम नहीं कर सके वो करेगा। इसी तरह वक्त गुजरते देर नहीं लगती और एक छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता जो है मुर्तसिम की ज़िंदगी में आ जाता है, जिसका नाम वो लोग शामिर रखते हैं। शामिर मुर्तसिम रखता है नाम अपने बेटे का, जो माँ बेगम को भी बहुत पसंद आता है और आखिरकार माँ बेगम की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उन्हें एक पोता मिल जाता है तो वो मीरब को भी दिल से कबूल कर लेती हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इसी तरह वक्त गुजरते देर नहीं लगती कि जब शामिर जो है वो 10 साल का होता है तो माँ बेगम अपनी बीमारी से लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। अब उस घर में सिर्फ शामिर और मीरब और मुर्तसिम रहते हैं। वो अब शामिर जो है वो जवान होकर बहुत ही हैंडसम मुर्तसिम बन जाता है, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है और बहुत ही पुरकशिश होता है। वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहता है, जबकि मीरब और मुर्तसिम इस हक में नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम एक ही तो हो हमारे पास, अगर तुम भी चले जाओगे हमें छोड़ के तो हमारे पास कौन रहेगा। पर वो कहता है कि मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तभी मुर्तसिम मीरब से वादा याद करवाता है कि हमने तो कहा था हमारा बेटा अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएगा, हम उसे इस गद्दी का पाबंद नहीं करेंगे और ना ही उसे मजबूर करेंगे। अब वो चाहता है वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए तो हमें उसे जाने देना चाहिए और उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। तभी मीरब जो है वो दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को बाहर भेज देती है हायर एजुकेशन के लिए। वक्त गुजर जाता है और मीरब और मुर्तसिम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन शामिर जो है वो उनके साथ कांटेक्ट में रहता है, लेकिन फिर वापस नहीं आता। एक दिन जब उसकी कॉल आती है तो वो कहता है कि वो इस छुट्टियों में घर आना चाहता है। मीरब और मुर्तसिम की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो कहते हैं कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, तुम ज़रूर आओ। लेकिन जब वो आता है एयरपोर्ट से घर तो उसके साथ एक औरत और एक बच्चा भी होता है और वो मुर्तसिम और मीरब को बताता है कि माँ, मैंने वहाँ शादी कर ली थी, ये बहुत अच्छी लड़की है और ये है मेरा बेटा। तो मीरब और मुर्तसिम बहुत हैरान हो जाते हैं और मुर्तसिम तो बहुत गुस्सा भी होता है कि तुमने हमारी आज़ादी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि तुमने शादी भी कर ली, तुम्हारा बेटा भी है और तुमने हमें बताया भी नहीं। तुमने हमें अपनी खुशियों में शामिल होना ज़रूरी ही नहीं समझा कि तुम हमें अपनी खुशियों में शामिल करो।
और ये बेटे को उसके शामिर के बेटे को देख के मीरब तो बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और मुर्तसिम को भी समझाती है कि अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे को हक था हर चीज़ अपने हिसाब से करने का, और आजकल तो ज़माना इतना चेंज हो गया है और आप अभी तक अपनी गद्दी के उसूलों को लेकर बैठे हुए हैं। देखो तो सही आपका पोता कितना प्यारा है। तो मुर्तसिम जब अपने पोते को देखता है तो वो भी बहुत ही खुश हो जाता है और सारा गुस्सा भूल के उन्हें कबूल कर लेता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। हमारे रिव्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं चैनल में सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये सब सुन के माँ बेगम की भी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मीरब बेकसूर है, सारा कसूर तो मेरी अपनी बेटी का था जो कि ये सब कुछ प्लान कर रही थी और ये सब कुछ कर रही थी। मरियम जो है वो बताती है कि मीरब ने मुझे बहुत बार मना किया लेकिन मैं ही नहीं रुकी और आखिरकार उनको मेरा साथ देना पड़ा। फिर मुर्तसिम गुस्से में जब जाता है और वो जाके देख लेता है रोहेल और मीरब को एक साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए कि वो खुला लेना चाहती है और डिवोर्स लेना चाहती है, और रोहेल भी प्यार का इजहार कर रहा है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार खुला ले लो। ये सारी बातें जब मुर्तसिम सुनता है तो वो गुस्से से आग बबूला होकर उसको कहता है कि बहुत अच्छी, ये तो कोई और स्टोरी आगे से चल रही है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ और तुम मेरे साथ ऐसी खुशी चलने के लिए तैयार होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम करो, तुम इसी के साथ रहो और तुम इसे ही डिजर्व करती हो। ये कह के मुर्तसिम चला जाता है जबकि मीरब कहती रह जाती है कि मुझे बोलने का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो, मेरा कसूर क्या है, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, मुर्तसिम अपने वादों और इरादों का पक्का, वो उसकी एक बात नहीं सुनता और अब वो इरादा कर चुका है मीरब को छोड़ने का। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। और मीरब को पल में भुला देने वाला मुर्तसिम घर आते ही कहता है कि मुझे हया से शादी करनी है। माँ बेगम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो मीरब को लेने गए थे, मैंने तुम्हें कहा था मीरब को ले आओ। तो वो कहता है कि अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी और मेरी ज़िंदगी से उसके जाने की इरादे तभी मजबूत होंगे जब हया मेरी ज़िंदगी में आएगी और वो मुझे खुद ही छोड़ जाएगी और मैं भी उसके ख्यालों से निकल पाऊँगा। अब मेरी और हया की शादी की तैयारियां करें। माँ बेगम जो है वो हैरान और हक्की बक्की हो जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मुर्तसिम ने रातों रात ऐसा फ़ैसला कर लिया। जहाँ हया जो है वो भी खड़ी जो है खुश हो जाती है कि आखिरकार मुर्तसिम को मेरे प्यार का यकीन हो गया और अब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और अब उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं होगा। हया बहुत खुश हो जाती है और कमरे में आके झूमने लग जाती है कि आखिरकार मैंने अपना प्यार पा लिया। इतनी साजिशों के बाद और इतनी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार मैं अपने प्यार को पाने में कामयाब हो गई हूँ। और मरियम जो है वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है और अब हमारी ज़िंदगी में हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। यहाँ मुर्तसिम अपने कमरे में जाके बहुत रोता है और बहुत परेशान होता है कि मीरब को मैंने इतना चाहा था और हर बात पे उसका साथ दिया था, हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। आखिरकार उसने अपनी अना के ज़रिए मेरी मोहब्बत को कुचल दिया और मेरा ज़रा ख्याल नहीं किया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे लेने गया था और मुझे तो आगे से कुछ और ही सुनने को मिल गया और हमारी शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे हुई थी। ना उसने कभी मुझे समझा था अपना और ना ही कभी मुझे समझने दिया कि मैं उसका ख्याल रखूँ और हमेशा उसका साथ दूँ। इसी के साथ ही हया और मुर्तसिम की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। मीरब को जब इस बात का पता लगता है तो वो बहुत हैरान होती है और वो घर पहुंच जाती है और सवालिया नज़रों से सबको देख रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। मुर्तसिम मेरा शौहर है, मुर्तसिम सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। तभी मुर्तसिम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अब अपने रोहेल के पास, मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। मीरब कहती है तुम होते कौन हो मुझे छोड़ने वाले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं सकते, ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूँगी। तभी रोहेल भी आ जाता है और कहता है कि हाँ मुर्तसिम, तुमने जो सुना और जो देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और मीरब ने तो हमेशा मुझे अपना अच्छा दोस्त ही माना है, जबकि मैं इसके प्यार में मुब्तला था और हमेशा से हर किस्म से मैंने अच्छे बुरे तरीके से इसको अपनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा से इसने मुझे जवाब ही दिया और तुम्हारे प्यार की गवाही दी कि तुमसे प्यार करती है। अब तुम इसकी बात का यकीन करो ना करो, लेकिन मैं अब तुम दोनों के बीच से हटना चाहता हूँ और मुझे ये यकीन आ गया है कि तुम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। तभी मुर्तसिम जो है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो इससे खुला का कह रहे थे। तो वो कहते वो सब तुम्हारा धोखा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ इसको भड़का रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम लोगों का प्यार कितना मजबूत है कि किसी के बहकावे में आ सकता है या नहीं। मीरब जो है वो खड़ी खड़ी रोने लग जाती है और कहती है कि यही तुम्हारा एतबार था, यही तुम्हारी मोहब्बत थी, यही तुम्हारे दावे थे कि तुम मेरा भरोसा नहीं कर सके, मेरी एक बात नहीं सुनी तुमने और ना ही मुझ पर एतबार किया और तुम जो है बस अपनी चला के अपनी सुना के चले गए। आखिर हो ना तुम अपनी माँ के ही बेटे जो सिर्फ अपने फैसले सुनाते हैं और अगले बंदे की कुछ नहीं सुनते। मुर्तसिम बहुत उसे मनाने की कोशिश करता है। दुल्हन बनी हया ये सब देख रही होती है, कहती है कि ये सारा तमाशा क्या है, चलो मुर्तसिम हमें निकाह करना है। मुर्तसिम कहता है कि नहीं, ये सब तुम्हारा किया धरा है और तुम ही इस सब के पीछे थी, अब ये सब कुछ नहीं होगा, मैं दोबारा से मीरब के साथ ही शादी करूँगा। और मीरब अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब फाड़ के मेरे